हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज फंडामेंटल राइट पर हमारा तीसरा लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए जितना इम्पोर्टेंट समानता का अधिकार था, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आज के इस लेक्चर में हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19, जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसी तरह अनुच्छेद 19 जो है हमें 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। लेकिन गाइज ये जो 6 स्वतंत्रता है ना, ये सीमित है। मतलब कहने का मेरा यह है कि ये जो अनुच्छेद 19 द्वारा हमें 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन स्वतंत्रताओं का जैसे चाहे वैसे इसका यूज़ करें। कहने का मतलब है कि इन स्वतंत्र जो हमें अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, इन पर भी कुछ प्रतिबंध है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 19 द्वारा जो स्वतंत्रताएं दी गई है, हम उनका यूज इस तरह नहीं कर सकते कि जिससे हमारे देश की एकता व अखंडता प्रभावित हो। मतलब हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा आए या विदेशी राज्यों से संबंध खराब हो। कहने का मतलब है कि कोई विदेश से कोई राष्ट्रपति भारत आ रहा है और हम उसकी बुराई करने लगे हैं, ठीक है, उसका विरोध करने लगे हैं, तो वैसा नहीं होगा। और हमारी जो स्वतंत्रता है वो नैतिकता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमारी स्वतंत्रता जो हमें अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं दी गई है, उससे हम न्यायालय की अवमानना कर सकते हैं। और इन स्वतंत्रताओं का हम यूज इस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि जिससे हमारे राज्य की सुरक्षा जो है खतरे में पड़े। हमारे राज्य की सुरक्षा जो है हमारी ही प्रायोरिटी है। ओके, मतलब जितनी भी जो स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 में दी गई हैं वो सीमित हैं, ठीक है। उन पर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो हमारे लिए ही जरूरी हैं, क्योंकि आप देखिए अगर हम अपने देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध जो अपनी स्वतंत्रताओं का यूज़ करने लगेंगे तो हमारा देश क्या होगा, वो खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। हमारे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी था। और हमारे आर्टिकल 19 के तहत जो सबसे पहली जो फ्रीडम हमें दिया गया है, सबसे पहली जो स्वतंत्रता दी गई है वो है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, भाषण देने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 का क्लाउज ए या अनुच्छेद 19 का क्लाउज 1 जो है हमें भाषण देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है गाइस, कि आपके अंदर जो किसी भी मैटर पर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, खुद उसके बारे में कुछ स्पीच देना चाहते हैं, तो इसका अधिकार जो हमें आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। मतलब आप कहीं भी जो है भाषण दे सकते हो, ठीक है, और जो खुद के विचार जो है व्यक्त कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बात कर रहे हो, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जैसे कि मतलब राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध जो है बात कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपको स्वतंत्रता है, ठीक है, आप भाषण दे सकते हो, आप बोल सकते हो, खुद के विचार व्यक्त कर सकते हो, लेकिन इन पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। ओके, सिंपल वे में बोलूँ तो आपको बोलने का अधिकार है, आपको खुद के विचार व्यक्त करने का अधिकार है, आप कुछ किसी भी विषय पर जो है अपने थॉट रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। ओके, और इसी में अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है, इसी में जो है राइट टू प्रेस, मतलब जो हमारी मीडिया है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें अलग से कहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है कि जो मीडिया है उसके लिए कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं दिया गया है। हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ठीक है, ड्राफ्ट जो कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके जो हेड थे, जो प्रधान थे, वो थे डॉक्टर VR अम्बेडकर साहब। उन्होंने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो मीडिया है, ठीक है, जो प्रेस है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में ही सीमित है। मतलब अनुच्छेद 22 के व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके कोई अलग से किसी अनुच्छेद को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है, जो दूसरी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं भी बिल्कुल कोई भी प्लेस हो, ठीक है, वहाँ पर सभा या सम्मेलन कर सकते हो। देखो हमारा अनुच्छेद 19(1) कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप खुद को अभिव्यक्त कहाँ करोगे? कोई सभा होगी, कोई सम्मेलन होगा, ठीक है, वहीं पर ही तो स्पीच दोगे ना, वहीं पर अपने विचार जो है प्रस्तुत करोगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज सेकंड या क्लॉज बी हम कहें तो वो हमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। देखो ये जो शांतिपूर्वक का मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी हथियारों के साथ जो है सम्मेलन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 लोग इकट्ठे हो गए, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, साथ में बंदूक वगैरह रखी हुई है और किसी को मारने की बात कर रहे हो, तो वो लीगल नहीं होगा। वो उससे जो है हमारा अनुच्छेद 19 उसकी मान्यता नहीं देता है, ठीक है। ये कहता है कि आप बिल्कुल विदाउट एनी आर्म के या विदाउट किसी भी हथियार के, मतलब बिल्कुल शांति पूर्ण तरीके से जो है एकत्रित हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, ठीक है, सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, वहाँ पर अपने विचार रख सकते हो, ठीक है, दूसरों के विचार सुन सकते हो, ठीक है। इन सब की जो स्वतंत्रता है हमें प्रदान करता है आर्टिकल 19, ठीक है। और आर्टिकल 19 का दूसरी जो हमें स्वतंत्रता है वो क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ओके। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि जो हमारा स्वतंत्रता पूर्वक सम्मेलन करने का जो अधिकार है, ठीक है, उस पर भी कुछ प्रतिबंध है। ये ऐसा नहीं कि आप सम्मेलन कर रहे हो और सम्मेलन इस पर हो रहा है कि हम जो है अपने महाराष्ट्र को जो है अलग से राज्य बनाएंगे, ठीक है, और अलग से राज्य बनाने की मांग करेंगे और इस पर विचार विमर्श कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो भी स्वतंत्रताएं हमें दी गई है उनके तहत जो है हम कि देश की एकता और अखंडता पर वही, ठीक है, बात नहीं कर सकते। हम एकता और अखंडता के अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते, ठीक है। राज्य की सुरक्षा को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। और अगर कहीं आप अपनी इन स्वतंत्रताओं का मिसयूज़ करते हुए पाए गए ना, जब आपको फिर पुलिस लतियाएगी ना, तो तब आपको अपनी फ्रीडम याद आ जाएगी। ओके। मतलब कहने का ये है कि आप जो लीगली तरीके से जो है सम्मेलन वगैरह कीजिए, ठीक है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप अपने देश के अगेंस्ट में कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरी जो स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है वो है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आपको पता है कि मनुष्य को अपने जीवन में विकास करने के लिए जो है अनेक प्रकार के संघों या समुदाय को बनाने की आवश्यकता होती है। और ये जो अधिकार हमें देता है वो अनुच्छेद का क्लॉज सी या अनुच्छेद का क्लॉज 3 जो हमें ये अधिकार देता है। आप इस स्वतंत्रता के तहत जो है कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस बन गई, बीजेपी बन गई है, ठीक है। इस तरह के आप जो है कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हो, कोई भी समितियाँ, मतलब जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, महिला मंडल हो गया, ठीक है, कोई किसी भी तरह की आप कोई भी समितियाँ बना सकते हो, व्यापारिक संगठन बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो जैसे वकीलों का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, डॉक्टरों का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया, ठीक है, जैसे किसान यूनियन हो गया, ऑटो वाला का ऑटो यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो इन सब को बनाने का जो हमें अधिकार देता है वो अनुच्छेद 19 का क्लाउज 3 या अनुच्छेद 19 का क्लाउज सी जो है हमें संगठन या संघ बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। याद रखना अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19 का क्लॉज सी जो है हमें कौन सा अधिकार देता है? तो संगठन या संघ बनाने का अधिकार देता है। इसके तहत आप कोई भी राजनीतिक दल पार्टी बना सकते हो, कोई भी व्यापारिक संगठन बना सकते हो, कोई भी समितियाँ बना सकते हो, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना होगा, ठीक है। चौथा जो जो स्वतंत्रता है, जो अनुच्छेद 19 जो हमें चौथी स्वतंत्रता प्रदान करता है वो है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। मतलब आज़ाद रूप से पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। मतलब जो हमारा भारत है, ठीक है, आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है घूमने की स्वतंत्रता है। आप भारत के नागरिक हो, आप पूरा भारत जो है वो आपका है और आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 एक बात याद रखना, इसमें जो है सरकार कुछ चीज़ ऐड करती है, ठीक है। जैसे कि आपको जो है किसी भी जनजातीय कबीले या जनजातीय क्षेत्र में जो है जाने से रोका जा सकता है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हमारी सेना, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में ले रही है, ठीक है। अगर आप चले गए सीधे ही भाई हमें जो है आर्टिकल 19 के तहत जो है बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, और तो जो है आपकी स्वतंत्रता को
अनुसूचित जाति एरिया या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर आपको परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो है बिना किसी परमिट के जो है घूम नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी आप पूरे भारत में घूमिए, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है, कुछ हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए ही होगी। ओके, तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि अबाध संचरण या बिना किसी रुकावट के घूमने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है वो है निवास का अधिकार। जो पांचवी जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 हमें प्रदान करता है वो है निवास का अधिकार। आप देखते होंगे कि आपको पंजाबी जो है लगभग हर राज्य में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बिहार के जो बिहारी हैं, ठीक है, बिहारी जो लोग हैं वो आपको यूपी में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग आपको गुजरात में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग ये आपको मध्य प्रदेश में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अधिकार हमें देता है वो देता है अनुच्छेद का 19 का क्लॉज 5, ठीक है, कि आप जो भारत के किसी भी राज्य में जो है निवास स्थान बनाने का आपको अधिकार है, ठीक है। पहले क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में जो है अपना निवास स्थान नहीं बना सकते थे, लेकिन जब से आर्टिकल 35A को जो है हटाया गया है तब से आप जो है जम्मू कश्मीर के में भी निवास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर गाइस आपसे कोई कहे कि जम्मू कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 जो है समाप्त हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 है, जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा अभी भी प्राप्त है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि सीधे गए और जम्मू कश्मीर में जो है ज़मीन खरीद सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए कम से कम जम्मू कश्मीर में 12 साल, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, आप गूगल सर्च कर लेना कि आपको जम्मू कश्मीर में कोई अपनी ज़मीन खरीदने के लिए या वहाँ का निवासी बनने के लिए 12 साल रहना वहाँ पर ज़रूरी है या 7 साल वहाँ पर रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी बनना चाहते हो, जम्मू कश्मीर में कोई भी अपना ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो आप या तो वहाँ से 10th या +2 जो है आपने जम्मू कश्मीर से की हुई हो, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि अनुच्छेद 30 जो है समाप्त हो गया है, तो गाइस अनुच्छेद 370 जो है समाप्त हो गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 जो है समाप्त नहीं हुआ है। अगर अनुच्छेद 370 समाप्त होता तो वैसा ही प्रोविज़न यहाँ पर होता, जैसे कि आप किसी भी राज्य में, अगर आप महाराष्ट्र से जाकर मध्य प्रदेश चले जाते हो, ठीक है, तो आप जाते मध्य प्रदेश में ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको कम से कम कुछ साल तक जो है वहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप जम्मू कश्मीर में निवास कर सकते हो या जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हो, ठीक है। और भारत के किसी भी राज्य में जो है आपको निवास करने का अधिकार दिया गया है, और यही जो है हमारे संविधान की या हमारे भारत की खूबसूरती है कि हम भारत के किसी भी राज्य में जो है बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रतिबंध है। आप जो है किसी भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में जो है दखल नहीं दे सकते, वहाँ पर सरकार जो है उनकी स्वतंत्रताओं के लिए अलग से कानून बनाई होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे कि हमें जो अनुसूचित जाति एरिया है, ठीक है, आप कहोगे मुझे यहीं पर ज़मीन लेनी है और मुझे यहीं पर रहना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 हमें प्रदान करता है वो है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। लेकिन इससे पहले छठी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता था, जिसे हम कहते थे कि अनुच्छेद 19 का क्लॉज F 19, जिसे हम 19F कहते थे, ठीक है, जिसे हम अनुच्छेद 19 जिसके तहत हमें छठी स्वतंत्रता प्रदान करता था, वो था हमें जो है किसी भी संपत्ति को खरीदने का अधिकार था, ठीक है। अनुच्छेद 19F के तहत जो है हमें कोई भी संपत्ति हम खरीद सकते थे, लेकिन जिस तरह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को जो संविधान से हटाया गया था, तो उसी के साथ साथ जो अनुच्छेद 19F को भी जो है संविधान के हमारे अनुच्छेद 19 को भी संविधान के मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 19 का F जो है या अनुच्छेद 19 का क्लॉज 6 जो है अब हमारे संविधान में नहीं है, सॉरी, हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। ओके, अनुच्छेद 19 का 7 जो है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अब सरकार आप पर कभी भी ये प्रेशर नहीं बना सकती कि आप यही जो है बिजनेस कीजिए, आप यही व्यापार कीजिए या आप इसी चीज़ को बेचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको व्यवसाय करने की आज़ादी है, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो, लेकिन लीगली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगा कि आप दुकान खोल के जो है ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, ठीक है, अनलीगल काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मतलब वो कोई भी काम जो लीगली है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। आप
उनको करने की आपको स्वतंत्रता हमारा संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ओके, आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर जो है व्यवसाय कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में प्रदान करता है। और इस तरह अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतनी जल्दी आप भूल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो दो सिद्ध के समक्ष के संबंध में जो संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि आपका जो क्राइम है वो सिद्ध हो चुका है, आप दोषी करार पाए गए हो। ठीक है, मतलब आप जो दोषी करार हो, आप आरोपी हो। ठीक है, उसमें जो है आपको कौन सा किस तरह के जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके बारे में जो है अनुच्छेद 20 बात करता है। इसमें वो कहता है कि अपराध के समय कानून। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी पेड़ को काटा। ठीक है, पेड़ को काटा, उसमें जो है उस पेड़ को काटने पर जो है कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे अगले दिन जो है संसद में जो कानून पारित होता है कि आपने जिस पेड़ को काटा है उसके लिए जो है 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो उसमें जो है जब आपने पेड़ को काटा था तो उसमें कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं था, इसलिए आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पेड़ काटने के बाद वो लॉ जो है बना था। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने कोई चोरी की है। ठीक है, उसमें चोरी के लिए 1 साल की सज़ा थी। ठीक है, उसमें चोरी के लिए कितनी 1 साल की सज़ा थी। और मान लीजिए आपने आज क्या किया, चोरी की, और आज जो है चोरी के लिए 1 साल की सज़ा है, और कल जो है संविधान जो संसद है वो उस चोरी के कानून में जो है संशोधन करके 2 साल की सज़ा का प्रोविज़न ऐड कर देती है। तो आपको जो है केवल 1 साल की ही सज़ा होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें क्राइम किया था जब जो है उस क्राइम के लिए जो है 1 साल की सज़ा थी। ठीक है, लेकिन जब आप क्राइम कर चुके हो उसके बाद अगर उसमें जो है 2 साल की सज़ा ऐड हो जाती है तो आपको 2 साल की सज़ा नहीं होगी, आपको 1 साल की ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, मतलब ये कहने का ये है कि जिस समय आप कोई क्राइम कर रहे हो तो उसी समय उस क्राइम को करने के लिए जो सज़ा होगी उसी सज़ा को के जो है आप भागीदारी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज जो है चोरी की, कल जो है चोरी के लिए आज चोरी के लिए जो है 1 साल की सज़ा है, और कल जो है उस कानून में जो है संशोधन करके 2 साल की सज़ा ऐड कर दी तो आपको 2 साल की सज़ा होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको सज़ा सुनाई जाएगी। नेक्स्ट जो अनुच्छेद 20 का जो नेक्स्ट जो क्लॉज कहता है वो कहता है एक अपराध के लिए 1 बार सज़ा। मतलब आपको मान लीजिए 1 बार आपने चोरी की। ठीक है, और आप 1 बार के लिए आप 1 साल की सज़ा भुगत कर आ गए हो। ठीक है, लेकिन आप तो फिर आपको उसी चोरी के लिए फिर से सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। कहने का मतलब है कि आप 1 बार क्राइम कर रहे हो तो आपको उसके लिए 1 बार अगर आप उसकी सज़ा भुगत चुके हो तो दोबारा आपको उसी क्राइम के लिए जो है दोबारा सज़ा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए आपको 1 बार चोरी की, उसके लिए आपको 1 साल की सज़ा हो गई। ठीक है, और अब फिर उसके बाद आप चोरी करते हो तो आपको अब सज़ा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, फिर से आपको जो है सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में पुलिस क्या कर रही हुई थी, किसी व्यक्ति को पीट रही होती है, वो कह रही थी कि तू कबूल कर कि जो है क्राइम जो है तुमने किया है। ठीक है, उसको इतना मार रही होती है कि वो जो है बाद में कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जो है क्राइम किया है। तो उसी पर जो है बात करता है हमारा ये कि किसी भी व्यक्ति को खुद की पर गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब कोई अपराधी है, ठीक है, उसको स्वयं के विरुद्ध जो गवाही देने के लिए आप विवश नहीं कर सकते। ओके, तो ये तीनों जो है जब आपका दोष सिद्ध, मतलब आपका क्राइम जो है बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, आप क्रिमिनल घोषित हो चुके हो, उसके बाद जो है आपके प्रोटेक्शन पर जो है बात करता है। ओके, अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। पिछले 1-2 साल से जो है अनुच्छेद 21 लगातार न्यूज़ों में है, राइट टू प्राइवेसी को लेकर, निजता के अधिकार को लेकर। अनुच्छेद 21 में देखो 2 बातें हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सुरक्षा, और दूसरा है पर्सनल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। देखो पहला जो है वो जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो हमारे जो संविधान है, जो हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 है, वो हमें जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मतलब जो स्वच्छ, जो साफ सुथरा जो एनवायरनमेंट हमें प्राप्त हो, हमारा फंडामेंटल राइट है। और आपने देखा होगा कि कभी जो है
जहाँ कोई फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर कोई भी सरकार का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो पर्यावरणविद होते हैं उनके द्वारा जो वहाँ पर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है उसका, क्योंकि जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट 21 है वो हमें जीवन की स्वतंत्रता देता है, हमें स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता देता है और जीवन की रक्षा। और अनुच्छेद 21 जो कहता है कि हमें जो हमारे जीवन बन रखा है, यहाँ पर क्या होगा, जीवन की होगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि अगर हमें हमारे संविधान द्वारा हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है तो हम जो है अपनी जो जान है, ठीक है, हम जो अपना खुद अपनी जान नहीं ले सकते, मतलब हम सुसाइड नहीं कर सकते। हमारा संविधान हमें जीवन की सुरक्षा दे रहा है तो हमें जो है सुसाइड करने का अधिकार भी नहीं देता। अगर आप सुसाइड करके मर गए तो मतलब सारा फंडा ही क्लियर है, ठीक है, लेकिन कहीं बच गए तो आप भी जो है सज़ा के अधिकारी होंगे, सज़ा के अधिकार जो है मतलब सज़ा जो है आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते। ये जो है एक क्राइम है हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे फंडामेंटल राइट 21 के हिसाब से, ओके। और स्वास्थ्य भी जो है हमारे जीवन की रक्षा के लिए हमारा स्वास्थ्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सरकार द्वारा पोलियो, खसरा वगैरह के टीके जो है लगाए जाते हैं, तो ये क्या है, वो हमें फंडामेंटल राइट जो है, अधिकार जो है, स्वास्थ्य जो हेल्थ है, ठीक है, उसका जो है हमें अधिकार दिया गया है, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है पर्सनल लाइबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमें जो है एक केस हुआ था विदेशी यात्रा से रिलेटेड, जो मेनका गांधी थी, ठीक है, वो जो है विदेश में जा रही थी तो उनका जो पासपोर्ट वगैरह था उसको जो है सब कुछ जब्त कर लिया गया था, उनको जो है विदेशों में जाने नहीं दिया जा रहा था। तो तभी जो है वो केस चलता है कोर्ट में, तो कोर्ट द्वारा जो है यह डिसीजन सुनाया जाता है कि जो विदेशी यात्रा है वो एक व्यक्ति का जो है क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी, और विदेश यात्रा क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। देखो बिजली का अधिकार भी मैं पर्सनल लिबर्टी के तहत बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत जो है आपसे बात कर रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 21 का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, वो हमें विदेश यात्रा का अधिकार भी देती है। मतलब विदेश यात्रा हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। बिजली प्राप्त करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो आज तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, लेकिन जो बिजली है ना वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। सूचना पाना मतलब इन्फॉर्मेशन लेना, जिसके तहत जो RTI आता है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एक्ट है हमारा 2005 में आया हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें सूचना जो है प्राप्त करने का भी हमारा फंडामेंटल राइट है। बंधुआ मजदूरी भी क्या है, हमारी फंडामेंटल राइट है, मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी, ठीक है, वो इसके अंगेंस्ट में जो है बात की जा सकती है, इसके अंगेंस्ट में कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है। निःशुल्क शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। देखो गाइस, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या सोना जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, तो यस, सोना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। खाना खाना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। सांस लेना हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब बहुत सारे आर्टिकल 21 में जो है इतनी बड़ी डिटेल है ना कि मैं लगातार बताता रहूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा मुझे कंटिन्यू बताने में भी, क्या क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नहाना हमारा फंडामेंटल राइट है। पानी पीना हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 21 ना एक बहुत बड़े एरिया को जो है कवर करता है, ओके। इसलिए जो इसे कहा जाता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब जीने की स्वतंत्रता और पर्सन मतलब एकांत, ये व्यक्तिगत मतलब जो प्राइवेसी है ना उससे रिलेटेड। अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ आपकी खुद की कोई चीज़ें हैं, ठीक है, अगर कोई उसको रिवील करता है या उसको सभी को बताता है तो वो क्या होगा, वो भी एक क्या होगा, अपराध होगा। इसके तहत जो उसको भी सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। एकांत में रहना भी आपका फंडामेंटल राइट है। जो भी आप सोना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, बिजली आपका फंडामेंटल राइट है, विदेशी यात्रा करना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निःशुल्क शिक्षा क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, तो यस, निःशुल्क शिक्षा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ओके। RTI हमारा फंडामेंटल राइट है क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21A। इसको जो है बाद में जोड़ा गया था 6वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। इसके तहत जो है राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 2002 से पहले
शिक्षा जो था वो हमारा डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत हुआ करता था, जिसके तहत जो राज्यों का जो है कर्तव्य होता था कि वो एजुकेशन को जो प्रमोट करें, ठीक है। लेकिन 6वें संवैधानिक संशोधन 2002 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार जो कब संविधान संशोधन कब जो है हमारे मौलिक अधिकार में ऐड किया गया, तो 2002 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 6वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, इसके तहत यह प्रोविज़न ऐड किया गया, इसके तहत यह हमारे फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि 6 से 14 साल की आयु तक के सभी भारतीय बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों के माता पिता, ठीक है, बच्चे के जो पेरेंट्स है, बच्चों के माता पिता और उनके अभिभावक या मतलब बच्चे जिनको जो है किसी ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, या उनका यह कर्तव्य होगा, ठीक है, उनका यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को के लिए ऐसी सुविधाएं वो अवसर उपलब्ध करवाएं कि वो बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। मतलब उन माता पिता हो चाहे कोई भी हो जिनके पास बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो उन बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल या उनके लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया, तो 6वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बार बार बोल रहा हूँ, 6वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में, ठीक है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है आरटीई जो है कब संविधान में जोड़ा गया, तो 2002 में, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ओके, लास्ट जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार के बारे में बात करता है। मतलब जब आप अभी तो जो है आपका जो क्राइम है, ठीक है, वो उस पर जो है डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आपको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है किसी क्राइम के लिए, तो उस समय जो आपको क्या सुरक्षा दी जाएगी उस पर जो है ये अनुच्छेद 22 बात करता है। अनुच्छेद 22 में दो चीज़ें हैं, ठीक है, पहला है दंडात्मक नज़रबंदी और दूसरा है निवारक नज़रबंदी, ठीक है, प्यूनिटेटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। दंडात्मक नज़रबंदी, सबसे पहले मैं दंडात्मक नज़रबंदी पर बात करूँगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि जब कोई क्राइम किया हुआ है, ठीक है, जब आपको पुलिस आपके पास आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो आप पुलिस को जो है आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्राइम किया हुआ है, ठीक है। वो बिना आपको बताए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के संबंध में बताया जाना चाहिए, ठीक है। पुलिस को जो है आपको गिरफ्तार करने से पहले आपके द्वारा जो भी अपराध किया जा रहा है, आपको किसके लिए जो है गिरफ्तार किया जा रहा है उसके बारे में बताना जरूरी है। ओके, अगर आपको एक बार गिरफ्तार किया गया है तो आपको 24 घंटों के अंदर अंदर जो है सुप्रीम जो है कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा, मतलब जज के सामने जो आपको पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है गाइस जो 24 घंटे ना, इसमें अगर कहीं आपको जिस टाइम आपको गिरफ्तार किया गया है तो अगर उसी के दूसरे दिन जो छुट्टी वगैरह है, ठीक है, हॉलीडे वगैरह है, ठीक है, तो उसको उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और साथ साथ जब आपको पुलिस स्टेशन से जो है कोर्ट ले जाया जा रहा हो तो उसके बीच में जो ट्रैवल का जो टाइम होगा, ठीक है, उसको भी जो है ऐड नहीं किया जाता। ओके, तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको जो है जज के सामने जो है पेश किया जाता है। ओके, और अगर आपको मान लीजिए 24 घंटों के भीतर भीतर जो है आपको कोर्ट में जो पेश नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ जो है क्या की जाती है, रिट जारी की जाती है। ओके, नेक्स्ट है वकील से परामर्श की छूट। मतलब जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप उसके बाद जो है कोई भी वकील कर सकते हो, ठीक है, अपने पसंद का कोई भी वकील कर सकते हो और उससे जो है परामर्श ले सकते हो, ठीक है, ये किसी भी क्राइम के बारे में, जिस भी क्राइम से रिलेटेड आपको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, आप अपने वकील से जो है उससे रिलेटेड जो है परामर्श कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। ओके, दूसरा है हमारा निवारक नज़रबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके तहत पता क्या होता है, आपने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब जम्मू कश्मीर से हमने सेक्शन 35A को हटाना था, ठीक है, और तो आपने देखा होगा, तब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ के जितने भी जो मंत्री वगैरह थे उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया था, उनके घर में जो है बंदी बनाया गया था। वो क्यों किया गया था? क्योंकि अगर हम उनको बंदी ना, मतलब उनको हाउस अरेस्ट नहीं करते हैं तो उसके उनकी की प्रेजेंस में अगर जम्मू कश्मीर से सेक्शन 35A को हटाते, ठीक है, तो वो जो है वहाँ की पब्लिक को भड़का सकते थे और वहाँ जम्मू कश्मीर की जो वादियाँ थी, ठीक है, वहाँ पर जो हिंसा फैल जाती, ठीक है। तो पहले ही उन खतरों को जो खतरे थे, ठीक है, मतलब सरकार द्वारा पहले ही जो है उनको हाउस अरेस्ट किया गया ताकि जो पूरे जम्मू कश्मीर में ना वो शांति का माहौल बना रहे, ठीक है, और पूरी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो उसी को हम निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसके तहत क्या होता है कि
किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस को ये लगता है कि किसी व्यक्ति से किसी समाज को या किसी सोसाइटी को जो है खतरा है, तो उस व्यक्ति को उसको बिना बताए, मतलब उसका अपराध किए हुए, मतलब उसके अपराध करने से पहले ही उसको जो बंदी बनाया जा सकता है, या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या किसी व्यक्ति से किसी भी समय किसी भी तरह का खतरा अगर लगता है तो उसको जो है निवारक नज़रबंदी के तहत जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। और ऐसा जो है केवल 3 माह तक जो है उसको हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है। अगर 3 से ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले हमें एडवाइजरी बॉडी या सलाहकार बोर्ड से जो है परमिशन लेना ज़रूरी है। इस सलाहकार बोर्ड या एडवाइजरी जो बॉडी होती है ना, उसमें जो ये जो एडवाइजरी बॉडी बनती है, ये जो जजों से ही मिलकर बनती है, उनके द्वारा ही फिर इस 3 माह की जो से जो व्यक्ति हिरासत में है उसकी जो इस हिरासत को जो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इसका जो निवारक नज़रबंदी है वो क्या आता है। मतलब अगर सरकार को या पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति से किसी को खतरा है, ठीक है, तो अपराध होने से पहले, मतलब क्राइम होने से पहले ही उसको जो है नज़रबंद किया जा सकता है या उसको हिरासत में लिया जा सकता है। और इसमें पुलिस उसको हिरासत में लेने का रीज़न बता भी सकती है, नहीं भी बता सकती है। मतलब पुलिस को लगे तो वो बता सकती है, अगर नहीं लगे तो वो उससे नहीं बता सकती है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उस जो भी व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है उसको उसके बंदी या नज़रबंद बनाने का जो है जो रीज़न है वो बताया जाता है, ओके। अनुच्छेद 22 जो है ना, गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार जो 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। एक विदेशी दुश्मन, मतलब जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो और उस देश का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में जो है घुसता है तो हम उसके क्या कहेंगे, विदेशी दुश्मन। या कोई भी ISI का कोई व्यक्ति भारत में मिल जाता है, ठीक है, तो जो विदेशी दुश्मन है तो उन्हें भी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता। और दूसरा जो निवारक नज़रबंदी होते हैं, जो मतलब इस टाइप के जो पर्सन होते हैं जिनको शक के आधार पर जो है अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनको भी जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, ठीक है। याद रखना 2 पर्सन होते हैं जिनको जो ये अधिकार प्राप्त नहीं होता, एक हमारे विदेशी दुश्मन और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कानून के अधीन बंदी बनाया गया है जो निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था करता है, ओके। तो गाइस ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।